हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एजुगिरी पर अगर आप पहली बार आए 6 PM पे हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। आज भी करेंगे द हिंदू का एनालिसिस क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है पूरे इंडिया में, तो न्यूज़ थोड़ी कम है। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कम न्यूज़ करवा रही हूँ, न्यूज़ ही बहुत कम है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो आज की 20 मार्च की जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं, चलिए। एंड आज हम बहुत बहुत मंडे की न्यूज़ भी कवर कर लेंगे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशू समन्स टू रामदेव इन पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस। तो अब पतंजलि जो है बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि आयुर्वेद। तो पतंजलि आयुर्वेद ने अंडरटेकिंग दी थी नवंबर 2023 के अंदर कि भाई जो हमारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो गलत एडवर्टीजमेंट है, जो नहीं अलाउड है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 के अंदर, हम वो नहीं करेंगे। बट फिर भी एडवर्टीजमेंट जो है वो आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते तो उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं। कंटेम्प्ट का केस फाइल हुआ है और उसके अंदर बाबा रामदेव को इन पर्सन बुलाया गया। तो आइए इसको एक रीडिंग मान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आज सेल्फ स्टाइट योगा गुरु Baba Ramdev to personally appear in contempt case initiated against Patanjali Ayurved for publishing misleading advertisements in violation of Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954, despite an undertaking given to the court in November last year. नवंबर में अंडरटेकिंग दिया, कोर्ट को बोला कि हम नहीं करेंगे एडवर्टीजमेंट, फिर भी नहीं रुके। The bench indicated that Baba Ramdev should be heard in the case as he had endorsed the Patanjali advertisement prohibited by the court in November 21, 2023. So even though मतलब उन्होंने इंडोर्स करी हैं, तो इसलिए अब उनको बुलाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, मोटा पेन हो गया, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड बाबा रामदेव टू पर्सनली अपीयर इन कंटेम्प्ट केस initiated against पतंजलि आयुर्वेद। ठीक है ना। फॉर पब्लिशिंग, क्यों? फॉर पब्लिशिंग misleading advertisement in violation of ड्रग्स एंड, अभी याद रखना है कौन सा एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954। ठीक है ना। इन्होंने अंडरटेकिंग भी दी, डिस्पाइट गिविंग अंडरटेकिंग इन नवंबर 2023। ठीक है ना। अंडरटेकिंग भी दी कि हम ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, जो इस एक्ट को वायलेट करती है, हम ये नहीं देंगे, बट फिर भी ये दे रहे हैं, तो इसलिए कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुआ। कंटेम्प्ट केस क्या होता है? कंटेम्प्ट लिखेंगे यहाँ पे, कंटेम्प्ट इज नॉट अग्रीइंग टू द कोर्ट, नॉट अग्रीइंग और नॉट फॉलोइंग, नॉट अग्रीइंग नहीं होगा, नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, वो आप अगर नहीं फॉलो करते हो तो विच इज द थिंग विच इज फाइल्ड, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल होता है। ठीक है। उसके बाद दिस इज द अनयूजुअल स्टोरी ऑफ अ क्वाइट अनअज्यूमिंग वुमेन हु वन द पद्मश्री इन 2022 फॉर वन ऑफ द मोर रिमार्केबल रीजंस इमेजिनेबल। शी सेव्ड एंड रीसरेक्टेड अ ब्रीड ऑफ इंडिजिनियस कैटल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पद्मश्री जीता एक वुमेन ने। क्यों जीता पद्मश्री? जीता क्योंकि उन्होंने एक ब्रीड ऑफ काउ को सेव किया। वेचूर काउ जो है उनकी जो ब्रीड है उनको सेव किया, इसीलिए उनको सोसामा आइप्स जो है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सोसामा आइप। ठीक है ना। ठीक है। वन पद्मश्री इन 2022 फॉर सेविंग द वेचूर
काउ ब्रीड, ठीक है ना, इसलिए इनको ये दिया था, ये एडिटोरियल में किसी ने मेंशन किया हुआ था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वेचूर काउ के बारे में हमने एक और भी पढ़ा था, ठीक है ना। वेचूर काउ जो थी वो न्यूज में इसलिए भी थी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ डाली थी उनके साथ, तो वेचूर काउ जो थी इट वाज इन न्यूज। तो वेचूर काउ से रिलेटेड जो भी चीजें थोड़ी बहुत है दैट यू शुड नो, ठीक है ना। तो ये वेचूर काउस जो है दे आर नॉट द वंस जिसमें नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड था, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, बट वेचूर काउ जो है इनको सेव करने के लिए सोसामा टाइप जो है आइप AIYPE इनको पद्मश्री मिला 2022 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद गेलुपू प्रोजेक्ट के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ये भूटान का प्रोजेक्ट है और ये किसके बारे में बात करता है, माइंडफुलनेस के बारे में बात करता है। ये क्या है, माइंडफुलनेस सिटी है, गेलिपू के अंदर बना रहे हैं माइंडफुलनेस सिटी भूटान के अंदर, ठीक है ना। तो इट इज टू बी लाइक अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस प्रॉस्पेरिटी फॉर द नेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ये गेलिपू सिटी बना रहे हैं, कहाँ पर, भूटान के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। Naturally, India, including its business entities, is expected to play a significant role in this effort. Simultaneously, the Gelipu Mindful City is to keep sustainability, well-being, environment. तो यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल रहेगा ये, ठीक है, मतलब पोल्यूशन तो नहीं करने वाला है ये, ठीक है। Such a project is expected to lead the people of Bhutan to higher income levels. Gelipu is expected to focus on human well-being with an emphasis on yoga, rest, recreation. तो mindfulness city क्या है कि मतलब ये योगा, mindfulness, रिलैक्सेशन, इन सब के ऊपर जो है ये ज्यादा फोकस करेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सेम टाइम पर ये लेंगे, ठीक है ना। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस मल्टीपल टाइम गेलेपू सिटी, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आगे चलेंगे। द एंकर ऑफ हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, तो इंडिया और भूटान की हाइड्रो पावर कोऑपरेशन के बारे में बात करें। हाइड्रो पावर क्या होता है, वाटर को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर, ठीक है ना। एनर्जी बना रहे हो वाटर को यूज करके। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इज द बेडरॉक ऑफ इंडियाज रिलेशन विद भूटान। सेवरल कोऑपरेटिव हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड कमीशन्ड बाय द टू गवर्नमेंट्स व्हिच सप्लाई क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया एंड प्रोवाइड थिम्पू विद अ स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर भूटान को क्या होता है कि भूटान जो है एनर्जी क्रिएट करता है और इंडिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि भूटान के अंदर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पॉल्यूशन नहीं होता, वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और भूटान को पैसे मिलते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे तो डिलेड थिम्पू विद द स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू विच इट हैज ग्रेजुएटेड आउट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। अब इसी वजह से, ये रेवेन्यू की वजह से, यही पैसा जो भूटान को मिल रहा है, इसकी वजह से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस था, ठीक है, उससे ये बाहर आ पाए हैं, कि मतलब बिल्कुल ही डेवलप्ड नहीं है, वो वाले कंट्री से बाहर आ पाए हैं क्योंकि उनको पैसा मिल पाया है। द डिलेड सांचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 2024, ठीक है ना। येट अनदर सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल ऑफ कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसके बारे में बात करें, पूनट संगचू, ठीक है ना। ये क्या है, 2 क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कहाँ पर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कहाँ पर, भूटान के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, यूजिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करें, यूजिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, यूजिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलेंगे। एक्टिविस्ट कॉल्स फॉर बॉर्डर मार्च इन लद्दाख टू मार्क लैंड लॉस टू चाइना। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर वांगचुक जो है, ठीक है, सोनम वांगचुक जो है वो फास्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और फास्ट पे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तो रीजन है कि स्टेटहुड दिया जाए लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, 6 शेड्यूल के अंदर स्पेशल प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइबल्स को, ठीक है। अनोनिमस बॉडीज होती हैं जो कि लॉज बना सकती हैं कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो इनकी ये डिमांड है और ये इन्हीं चीज़ों को फुलफिल करवाने के लिए सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, ठीक है। अबाउट 10,000 पीपल फ्रॉम लद्दाख विल, अब ये एक और चीज कर रहे हैं जिसके अंदर 10,000 पीपल फ्रॉम लद्दाख विल मार्च टू द बॉर्डर पे जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये जो है ये मार्च करेंगे टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर टू शोकेस हाउ मच लैंड हैज बीन लॉस्ट टू द नेबरिंग कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो ये नोट कर लेते हैं। अराउंड 10,000 पीपल, अराउंड
10,000 people from Ladakh will march to the border along China to showcase how much land has been lost to the neighboring country। मतलब कितना लैंड जो है लद्दाख वाली साइड का जो है वो चाइना ले गया है, वहां पर वो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक भी इन्वॉल्व है। मिस्टर वांगचुक हैज बीन प्रोटेस्टिंग इन ओपन इन सब जीरो टेम्परेचर इन ले, सर्वाइविंग ओनली ऑन सॉल्ट एंड वाटर फॉर पास्ट 14 days टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर यूनियन टेरिटरी। यही है कि स्टेटहुड मांग रहे हैं, ठीक है, 6th शेड्यूल में ऐड करना मांग रहे हैं। द मार्च वुड टेक आउट इन द फिंगर एरिया, नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग तसो, डेमचॉक, चुनशुल एंड among others along the line of actual control with China। तो यहाँ पे जो मार्च है कहाँ पर हो रही है? मार्च would be taken out in finger area, ठीक है ना। finger area is north and south bank of Pangong तसो, ठीक है ना, डेमचॉक, चुनशुल, ठीक है ना, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, ठीक है। ही सेड 2 dates हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मार्च। द मार्च विल ऑल्सो हाईलाइट द एरियाज प्राइम पैस्चर लैंड। मतलब वहाँ पे लोग जो थे अपने नोमैड्स जो थे वो कैटल्स लेकर जाते थे ग्रेजिंग के लिए, अब वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, तो चाइना के साथ जो हमारा लैंड चला गया है उसके लिए प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बाय सोनम वांगचुक, इसके अंदर भी सोनम वांगचुक जो है वो इन्वॉल्व है। तो सोनम वांगचुक अब 2 चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, लैंड लॉस्ट टू चाइना और जो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ठीक है ना। ये इनकी 2 मेजर डिमांड्स हो गए, स्टेटहुड फॉर लद्दाख। डिमांड तो ये हुई ना स्टेटहुड फॉर लद्दाख, पर ये चाइना वाला चीज भी जो है इशू इन्होंने पिक किया है। सोनम वांगचुक का नाम इज इंपॉर्टेंट। हांगकांग पासिस न्यू सिक्योरिटी लॉ। हांगकांग के अंदर न्यू सिक्योरिटी लॉ आ गया है। हांगकांग पासिस न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है ना। तो हांगकांग पासिस न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब इस लॉ में क्या पास किया इन्होंने? हांगकांग लॉ मेकर्स यूनानिमसली अप्रूव्ड अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन ट्यूसडे दैट ग्रांट्स द गवर्नमेंट मोर पावर टू क्वैश डाइसेंट। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं अग्री कर रहा है तो वो जो है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। वाइडली सीन एज द लेटेस्ट स्टेप इन स्वीपिंग पॉलिटिकल क्रैकडाउन दैट वाज ट्रिगर्ड बाय प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन 2019। देखो यार, हांगकांग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चाइना के रूल के अंदर आ गया है। बहुत देर तक ब्रिटेन के पास था, अल्टीमेटली चाइना के पास चला गया। तो चाइना अपना जो है लॉज जो है वहां पर लेकर आ रहा है और डेमोक्रेसी की बात लोगों को नहीं करने देना चाह रहा है, कि वो चाह रहे जो चाइना जैसे डिक्टेटर वाला सीन है वैसा ही रहे हांगकांग के अंदर, ना कि इलेक्टेड लीडर हो, लोगों की पसंद का लीडर हो। तो यहाँ पे क्या करें, द न्यू लॉ थ्रेटन स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस। बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्शंस। थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी विद मोस्ट सिवियर इंक्लूडिंग ट्रीजन, इंसरेक्शन, पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जो पनिशमेंट है वो बहुत हैवी कर दी है इन्होंने, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सेडिशियस पब्लिकेशंस, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो आपको पनिशमेंट जो हैवी लिखेंगे यहाँ पर। न्यू लॉ ब्रिंग्स इन हैवी पनिशमेंट for offenses against the गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करते हो, डेमोक्रेसी की आवाज उठाने की कोशिश करते हो, तो वो नहीं अलाउड है। तो ये कौन सा है? सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल, ठीक है ना, ये है। ओके चलिए अब आगे चलेंगे। आगे के अंदर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैज चेंज इट्स नेम टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, बैंगलोर की जगह बेंगलुरु कर दिया है नाम। तो यहाँ लिख लेंगे रॉयल चैलेंजर्स, जो आईपीएल की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चेंज्ड
नेम टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु, बैंगलोर की जगह बेंगलुरु हो गया, इजी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे करेंगे जीरो फूड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फूड चिल्ड्रन, ठीक है ना, जीरो फूड चिल्ड्रन का क्या कॉन्सेप्ट है ये बात करेंगे। देखिए जीरो फूड चिल्ड्रन जो होते हैं आर द वंस हु डिड नॉट कंज्यूम एनी एनिमल मिल्क, फॉर्मूला, सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स। तो लिखेंगे आर द वंस who did not consume any animal milk, formula or solid, semi-solid food during the last 24 आवर्स, ठीक है ना, लास्ट 24 आवर्स में कुछ भी ऐसा एनिमल मिल्क, फॉर्मूला, ठीक है, जो पैकेट वाला दूध होता है बच्चों का पाउडर वाला, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फूड नहीं कंज्यूम किया है लास्ट 24 आवर्स में, उस बच्चे को जीरो फूड चिल्ड्रन कहते हैं। एट अप्रोक्सीमेटली 6 months ऑफ एज ब्रेस्ट फीडिंग इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद नेसेसरी न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 6 months से ऊपर वाला बच्चा है, ठीक है ना, उसको क्या चाहिए होता है, कुछ आउटसाइड फूड चाहिए होता है, मदर्स मिल्क इज नॉट इनफ, ठीक है ना। तो जीरो फूड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट अब पढ़ेंगे क्या है। रिपोर्ट टर्न स्पॉटलाइट इन इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रन, अ स्टडी पब्लिश रिसेंटली इन द पीर रिव्यूड JAMA नेटवर्क ओपन जनरल फाउंड दैट prevalence of zero food children in India at 19.3%, drawing attention to extreme food deprivation among children। मतलब फूड जो है इंडिया के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है ये बता रही है। The study ranks India as having the third highest percentage of zero food children, above only Guinea and Mali। In terms of numbers, India has the highest number of zero food children at more than 6 million। Another study published in 2023 in clinical medicine। अगेन यार देखो ये वाला जो है ना, ये एस्से के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। पॉवर्टी के बारे में जब बात करोगे, हंगर के बारे में अगर बात करनी पड़ती है एस्से के अंदर, तो जब आप ये वाले फैक्ट्स दे दोगे ना, दीज फैक्ट्स, आप जीरो चिल्ड्रन के बारे में बात कर दोगे, ठीक है, आप ये वाले फैक्ट्स दे दोगे, तो शायद जो आपका रीड कर रहे हैं ना एस्से, उनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे। तो दिस इज गोइंग टू व्हाट इज गोइंग टू स्टैंड आउट व्हेन यू डू। तो अगर आप एस्से राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जरूर नोट कर लेना। वैसे आपको जरूरत नहीं है, जीरो चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट हर किसी को मैंने नोट करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद देयर एस्टिमेटेड 7396 गोल्डन लंगूर्स इन इंडिया, ये हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। कितने हैं एस्टिमेटेड, कितने लंगूर्स हैं, एस्टिमेटेड 7396 गोल्डन लंगूर्स इन इंडिया, ठीक है। घरों में तो बहुत सारे हैं, हम अपने भाई बहनों को ऐसे बोल देते हैं लंगूर अंगूर, ठीक है। द लेटेस्ट सर्वे ऑफ द प्राइमेट हैज रिवील्ड द कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द इंडेंजर्ड प्राइमेट वाज कैरिड आउट इन 2 phases बाय प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनी इंडिया, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन हिमालयस। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया। द इंटायर पॉपुलेशन रेंज ऑफ गोल्डन लंगूर कवर्स द मनास biosphere reserve and all fragmented forests in western part of Assam। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, लिख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, नंबर याद रखना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्राइमेट, ठीक है ना, इंडेंजर्ड है, इससे हमें क्या पता चलता है ये इंडेंजर्ड है। कहाँ किस किस ने करा, कैरिड आउट इन 2 phases। ये आप अगर लिखना चाहते हैं कि किस किस ने कैरी आउट किया तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, पर अगर लिख लोगे और रीडिंग मारते रहोगे तो थोड़ा मतलब अगर रैंडम क्वेश्चन भी आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। CE इंडिया, ठीक है ना, PRCNE, ठीक है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, और क्या है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड
नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है ना, सेकॉन और कंजर्वेशन हिमालयास, ठीक है ना। अब इसके अंदर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इन गोल्डन लंगूर कहाँ पर है? मानस बायोस्फीयर, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्डन लंगूर इन मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पर है? असम में है। यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है, ये भी कम एक्सपेक्टेड है, टाइटल में से आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है ना। ओके, इसको आप रीडिंग मान लीजिए बस, ये वाले पॉइंट्स को, बाकी जो रट्टा मारना है वो इस टाइटल को और इसको मारना है, ठीक है। आगे चलेंगे। डच किंग विलियम अलेक्जेंडर ऑफिशियली ओपन द कंट्रीज फर्स्ट हॉलोकास्ट म्यूजियम ऑन संडे as demonstrators angry at Israel's military campaign in Gaza protested against Israeli president who also addressed the ceremony. Organizers of the तो हॉलोकास्ट म्यूजियम जो है वो ओपन किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डच किंग विलियम अलेक्जेंडर opened country's first हॉलोकास्ट म्यूजियम। कहाँ का? किसके अंदर ने? डच किंग ने। तो जो डच होते हैं वो होते हैं नेदरलैंड। तो नेदरलैंड के किंग ने, जिनका नाम है विलियम अलेक्जेंडर, ठीक है ना, उन्होंने ओपन किया कंट्रीज फर्स्ट हॉलोकास्ट म्यूजियम। और हॉलोकास्ट क्या था? हॉलोकास्ट वॉज, लिखेंगे, जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन जूस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। अब जूस कौन है? जूस आर द पीपल हु लिव इन इजराइल, ठीक है ना। उनका जेनोसाइड हुआ था। जेनोसाइड मतलब उनको मारा गया था, ठीक है ना। एक कम्युनिटी को, बिकॉज वो जू है इसलिए उनको मारा जा रहा था, उनको क्लिंस करने की कोशिश करी जा रही थी, उनको बिल्कुल खत्म करने की, वाइप आउट करने की कोशिश आ रही थी, ठीक है ना। तो जेनोसाइड का मतलब भी लिखेंगे यहाँ पे। जेनोसाइड का मतलब क्या है? द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, एक्सेट्रा, ठीक है जी। आगे चलेंगे। द डेथ टोल फ्रॉम फ्लैश फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स in Indonesia island of Sumatra has risen to 21, an official said on Sunday. Torrential rains on Thursday triggered the disaster in Pesisir Selatan Regency in West Sumatra province. तो यहाँ पर अब हमें पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ। फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया में हुई। ये कहाँ पर हुई? पर्टिकुलर रीजन कौन सा है वहां के? पेसीसर, बहुत ही पिस्ड ऑफ सर रहता था। सेलांटन, ठीक है ना। और यहाँ पर ही कहाँ पे था? सुमत्रा में, आइलैंड ऑफ सुमत्रा आइलैंड में, ठीक है। बस इतना ही नोट करना है, इससे ज्यादा नोट नहीं करना है। अब यहाँ पर आसिफ अली जरदारी हैज टुक ओवर एज पाकिस्तान 14th प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हु टुक ओवर एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बने हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आसिफ अली जरदारी, ठीक है जी। नाउ अ डे आफ्टर द वेटरन पॉलिटिशियन, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड द ओथ, ये भी लिख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड द ओथ, ठीक है जी। तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे। इन अ स्टडी पब्लिश्ड ऑन March 4, रिसर्चर्स एनालाइज मोर देन 500 फ्यूचर एमिशन सिनेरियोज। द UN इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज assessed in its latest reports. उन्होंने बताया कि फ्यूचर एमिशन सिनेरियोज कैसे से हो सकते हैं। These scenarios relate to mitigating actions like reducing carbon dioxide emissions from burning fossil fuels. ये सब कुछ डिस्कस किया। इसमें से क्वेश्चन बनना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसको हम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें हमें नहीं करने की ज़रूरत होती है हमारे एग्जाम्स के लिए। द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय
ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्राइंड, आर्टिकल 3 ऑफ कन्वेंशन स्टेट कंट्री शुड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। तो ये हमें पता ही है कि जो कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, ठीक है ना, जो इस बारी दुबई में हुई थी एंड नेक्स्ट जो होने वाली है वो अर्जेंटीना में होने वाली है 2024 की, वो क्या है, यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, अर्जेंटीना, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है कि हम क्लाइमेट को चेंज होने से और जो उसके इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको कैसे रोक सकें, क्लाइमेट चेंज होने से कैसे रोक सकें। हम देख रहे हैं कहीं पर ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं पर रेनफॉल हो रही है, फ्लैश हैवी रेनफॉल हो रही है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और इसी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसके अंदर ये मिलकर बात करते हैं। इसको ये भी कहा जाता है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो या तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं या वो ये पूछते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 में कहाँ हुई थी, 2024 में कहाँ होगी। ज्यादा से ज्यादा अब प्रेसिडेंट्स का पूछ लेते हैं कि कौन रिजाइड कर रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। दुबई की में किसने किया था, अर्जेंटीना में। डिसीजंस क्या लिए गए दुबई वाली के अंदर, वो हमने 2023 के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर कवर किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहाँ से। उसके बाद, हाउ वर द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स इलेक्टेड, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो बेसिकली पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बता देते थे प्रेसिडेंट को कि इनको बनाना है तो बना देते थे। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन एन इलेक्शन कमीशन। इट ऑल्सो सेज ईसी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं, आर्टिकल्स जो पता चले हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अरुण गोयल जो इलेक्शन कमिश्नर थे, अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर रिजाइंड, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए, न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू है, ठीक है। ये 2 नए अपॉइंट हुए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजाइन किसने किया, 2 कौन न्यू अपॉइंट हुए। अब कैसे अपॉइंट करेंगे, वो कमिटी में कौन था, कमिटी कौन थी जिसने रेकमेंड किया, सिलेक्टिंग कमिटी में कौन था, तो ये लिखेंगे सिलेक्टिंग कमिटी के अंदर, सिलेक्टिंग कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। एंड लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। तो ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। इन्होंने चूज किया है 6 पर्सन, शॉर्टलिस्टेड पैनल ऑफ 6 पर्सन, शॉर्टलिस्टेड पैनल ऑफ 6 नेम्स, जिसमें से आगे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, 6 नेम्स का दिया इन्होंने। तो अपॉइंटमेंट कौन सी कमिटी ने करी, कौन थे उसके अंदर, पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा जिनका नाम था अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने अपॉइंट करे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 324 देता है सुपरिंटेंडेंस direction and control of elections
इन एन इलेक्शन कमीशन। क्या करता है? वेस्ट्स मतलब पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि भाई तुम जो है तुम देखोगे इलेक्शंस कैसे करने हैं, क्या करना है। 324 आर्टिकल ये पावर देता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो स्टेट्स कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। ऑल्सो स्टेट्स EC इज इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस such number of election commissioners as president may fix। ठीक है, जो प्रेसिडेंट को सही लगे उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। However, for nearly 40 years from the adoption of the constitution, EC only had a chief election commissioner. It was only until 1989 that became a multi-member body। वो कहते हैं कि 1989 तक 40 इयर्स तक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता है जो सब संभाल रहा था। 1989 में इसको मल्टी बॉडी बनाया गया और इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। अ लॉ वाज इनैक्टेड इन 1991 टू फिक्स द कंडीशन ऑफ सर्विस करी गई, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? देखो ये जो कमिटी है ना, ये जो कमिटी है इससे सुप्रीम कोर्ट अग्री नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वाले केस में 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल, ये मैं पहले भी तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा था कि जो कमिटी होगी, ठीक है, उसके अंदर कौन होगा? पीएम होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, ठीक है ना। ये 2023 के अंदर कहा गया। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी, गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर अमेंडमेंट कर दी इस कमिटी के अंदर। ये कमिटी क्या कर रही है? ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज कर रही है। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी इस कमिटी के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बजाय क्या डाल दिया यहाँ पर कि कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कैबिनेट मिनिस्टर चोजन बाय पीएम, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर चोजन बाय पीएम जो है वो होंगे कमेटी के अंदर। तो ये चेंज लेकर आए गए और अब जो है ये चैलेंज कर दिया। अब ये जो चेंज लेकर आई गवर्नमेंट, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यूनियन होम मिनिस्टर को डाल दिया गया, तो मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट इन पावर है उसकी होगी ना, क्योंकि पीएम और कैबिनेट पीएम का ही हो गया। तो मतलब पावर जो पावर में है गवर्नमेंट जो पार्टी उसकी चलेगी, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। अब ये चैलेंज भी किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए इस कमेटी में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। Iran on Sunday sealed contracts worth billions of dollars with domestic companies to boost its oil production in the face of Western sanctions. The deals worth it, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हम नोट नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल 6 PM पे ज़रूर आना, इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।